हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये बेसिकली ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है CSIR नेट का। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? इस कोर्स का जो विशेषता है उसके बारे में पहले हम बता दें। ये कोर्स क्यों स्पेशल है? इस कोर्स में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो सारा वीडियो के माध्यम से तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, जो कि CSIR नेट में मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कोर्स से आपको जो आपके MSc के जो सिलेबस है वो भी बहुत सारे MSc के सिलेबस आराम से कवर हो जाएंगे। बेसिकली ये जो कोर्स है कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बेसिकली अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास, मास को हम लोग मेजर करते हैं जिसका यूनिट हमारा केजी होता है। अगर हम बात करें लेंथ के बारे में, लेंथ को भी हम लोग मेजर करते हैं। लेंथ को जो मेजर किया जाता है वो मीटर में होता है, इसको भी मेजरमेंट किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं, सेकंड है, मिनट है, आवर है, ठीक ना। डेज है, ईयर्स है, लाइट ईयर्स भी है। लाइट ईयर्स हमारा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कभी भी हमारा टाइम का यूनिट नहीं होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा टर्म होता है जो लगता है कि इसका यूनिट है, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात किए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। वेलोसिटी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, वो सबसे पहला पार्ट जो कि आपको यहां दिखने वाला है वो है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल, अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा मास। क्या होगा हमारा? मास। और मास का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग कैपिटल M लिखते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर। इसका जो SI यूनिट होगा वो हमारा हो जाएगा केजी, ठीक है। और मास के बाद दूसरा आता है हमारा क्या? लेंथ। क्या जाएगा हमारा? लेंथ। और लेंथ का जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? L हो गया। इसके साथ साथ इसका जो यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? टाइम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टाइम, इसको हम लोग T लिख देते हैं। SI यूनिट सेकेंड हो जाएगा। चौथा नंबर में हम इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली नीचे लिखे तो ज्यादा बेटर। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग, बहुत लोग इसको आई से भी डिनोट करता है और बहुत लोग इसको ए से भी डिनोट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, जो कि हमको समझने में सुविधा होगा। एम्पियर भी इसका SI यूनिट होता है। पांचवा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पांचवा हमारा हो जाएगा क्या? फिफ्थ हमारा हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। क्या हो जाएगा हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर को के से, क्योंकि क्योंकि केल्विन, ठीक ना, केल्विन। छठा हमारा क्या हो जाएगा? छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। छठा है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग लिखते हैं मोल। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मोल, और इसका यूनिट भी हमारा होता है MOLE, ठीक ना। और सातवां, सेवेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो हमारा ये हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, वो CD लिखते हैं हम लोग। और बेसिकली इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ये हुआ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है हमारा ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम डेराइव्ड के बारे में बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे डेराइव मतलब कि जो फंडामेंटल से ही डेराइव होकर के आया है। क्या है वो, फंडामेंटल से ही डेराइव होकर के आया है। कैसे फंडामेंटल से डेराइव होकर के आया है, एक हम एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, जिसको हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा, एक तरह का लेंथ है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, लेंथ L। क्या लिख दिया हम लोग, लेंथ L। और टाइम क्या है, टाइम तो T हो गया। और इसका जब डायमेंशन हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा LT-1। अब ये कहां से है, यहां से आप देख सकते हैं क्लियरली। यहां पे जो आपका टाइम है, टाइम का डायमेंशन आपको यहां पे गिवन है, वो T यहां पे लिख दिए। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक तरह का लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन होता है L, वो हम यहां पे लिख दिए। क्लियर ना। उम्मीद करते हैं इस पार्ट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा चीजों में। तो यहां पे आगे बढ़ते हुए डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम आपको बता दें जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला जो डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे वो क्या होता है, वो है हमारा फोर्स। फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। क्या है हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का अगर हम, अब देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं। ठीक ना, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। फॉर्मूला पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास को हम लोग लिख देंगे m। ठीक है, मास को क्या लिख दिए m। और एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग LT-2। ये हम लोग को पता है। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। ठीक इसी प्रकार फोर्स के साथ साथ अगर हम लोग वर्क डन के बारे में बात करें, ठीक ना, वर्क डन का डायमेंशन का बात करें, तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है हमारा वो हो जाएगा क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये रेड डॉट जो आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारा डिक्शनरी का जो एरर है वो आ रहा है, स्पेलिंग एरर को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमारा हो जाएगा MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा वही लेंथ हो गया L। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ML² T-2। कोई दिक्कत है, ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी में हमारा डायमेंशनल इक्वेशंस आ जाएगा अलग अलग तरह का। जैसे कि अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बात करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। सबका डायमेंशन सेम है, सबका डायमेंशन क्या है यहाँ पे, सेम है। अब कैसे पता करेंगे सबका डायमेंशन सेम है, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा होता है LT-1, है ना। u ये भी हमारा एक तरह का इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी हमारा LT-1 होगा। अब AT का डायमेंशन हमारा LT-1 होता है क्या, चलिए देख लेते हैं। A का होता है हमारा LT-2 और यहां पे एक टाइम है T, तो T को T लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा LT-1।
तो ये हमारा सबका डायमेंशन सेम है, तो ये हमारा एक तरह का डायमेंशनल इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग डायमेंशनल इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उसको आप आराम से डिराइव करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला तो बेसिक सी चीज है, वो सबको याद रहता ही है। और एक बात बता दें, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका CSIR में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि माला माल है आप। लेकिन माला माल कहना भी तो गलत है ना, क्योंकि सवाल तो आसान रहेगा, और सवाल सिर्फ आपके लिए आसान नहीं रहेगा, यह वो जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबके लिए आसान रहेगा। तो जब भी सवाल आसान आता है एग्जाम में तो कट ऑफ हाई जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक ना, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ठीक ना, तो बेसिकली क्वेश्चन तो बनाएंगे, ठीक ना, आसान सा टॉपिक है, छोड़ना तो नहीं है, टॉपिक वाइज तो हमको कंप्लीट करना ही है। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आपको हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए काम करना है, एकदम लाइटली चीजों को नहीं लेना है। ठीक ना, तो यहां पे ये टॉपिक अब ऐसा नहीं है कि डायमेंशन से हमेशा क्वेश्चन आसानी रहते हैं, कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात कर लिए, डायमेंशन इक्वेशंस के बारे में बात कर लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो वो कैटेगरीज क्या क्या है। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो चार तरह का कैटेगरी है। एक तो है डायमेंशनल कांस्टेंट, कि डायमेंशनल कांस्टेंट होता क्या है। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको पता है। जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें तो डायमेंशनल कांस्टेंट का जो पहला एग्जांपल हम रखते हैं वो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आपको पता है, ठीक ना, ये क्या हमारा, ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और इस इतना ही नहीं, इसके साथ एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट के साथ साथ। माफ कीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें और यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो है, डायमेंशनल कांस्टेंट के साथ एक और अगर हम लिखें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड रहता है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारा ही हमारा जो है ना, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक ना, इनका डायमेंशन तो होता है लेकिन ये सब कांस्टेंट है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर रहे हैं तो पहला कैटेगरी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और भी ढेर सारा कांस्टेंट्स हैं जो कि आपको पता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में तो वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम बोले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो वो हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट होगा। अब चीजों पे, बातों पे, वर्ड पे भी ध्यान देना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे उसको कांस्टेंट हम लोग जनरली नहीं बोलेंगे, इतना स्पेसिफिक नहीं बोलना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है। ये सारा हमारा कांस्टेंट्स में आता है, जो कि आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है? लिखते हैं ना, वेलोसिटी। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? वेलोसिटी। फोर्स, ये वेरिएबल है। वर्क डन, मोमेंटम, ठीक ना, वर्क डन, मोमेंटम। ठीक है, बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या क्या है? ठीक है, यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या क्या है, जैसे कि हमारा जो भी नंबर्स है वो तो हमारा डायमेंशनलेस है, लेकिन वो कांस्टेंट भी है, उनका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक ना, डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब कि एग्जांपल के तौर पे 3 ले लो ना यार, 5 ले लो ना, 6 ले लो ना, कोई भी नंबर ले लो, या फिर पाई ले लो, या फिर एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है, या फिर ln e ले लो। ये सारा ही हमारा कांस्टेंट है। ये सारा हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कि जितने भी आप फिजिक्स में कांस्टेंट टर्म देखते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं, वो सारा हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट में आता है, लेकिन वो है फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में ही। वो किसके कैटेगरी में आएगा? फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में आएगा। आगे बात करेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसका एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब, आप अगर किसी भी चीज में स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, आप जो एक्सटेंडेड लेंथ का बात कर रहे हैं या फिर ओरिजिनल लेंथ का बात कर रहे हैं, उनका जो रेशियो होता है वो हमारा स्ट्रेन को बताता है। ठीक ना? तो स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस है, लेकिन वेरिएबल है, वो तो चेंज हो सकता है। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग स्ट्रेन होगा। ठीक ना? तनाव का तो वैल्यू अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन वो डायमेंशन लेस है। ये वेरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, लेकिन ये है हमारा डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, स्ट्रेन के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेन ही नहीं है। आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, डायमेंशनलेस वेरिएबल में जितना भी हमारा रिलेटिव के साथ लगने वाला फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव आप परमियाबिलिटी तो हो गया, परमिटिविटी, जितने भी तरह का ये रिलेटिव के साथ ये फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं ना, इसको दिमाग में रखना कि ये जो रिलेटिव के साथ आने वाला जितना भी टर्म्स है, रिलेटिव के साथ जो आने वाला टर्म्स है, इसको दिमाग में एक बात बैठा के रखो, ये हमेशा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स होगा। क्या होगा? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन ये तो वैरी करता है। रिलेटिव टर्म तो वैरी करता है ना, ये तो आपको पता होगा। तो इसीलिए यहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी एक लिख देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको चार कैटेगरी में एकदम डिवाइड कर दिए, एक एक पार्ट बता दिए कि अगर हम कैटेगराइज किए हैं तो क्यों कैटेगराइज किए हैं, क्यों, उसका काम क्या है, क्यों कैटेगराइज किया गया, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या है, उन सबको कैटेगरी में डिवाइड किए, एग्जांपल दिए, और आपको एक एक चीज क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक ना? कमेंट करना बहुत जरूरी है भैया। ठीक ना? कमेंट करोगे, आपको वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। अब एक बात बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखना जरूर बाबू। क्यों हम बता रहे हैं? पूरा वीडियो देखोगे तो एक तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, लास्ट में वीडियो के एंड में आपको प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन मिलेगा। हम बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम भी सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते के साथ यहां पे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? देखो, कोई भी इक्वेशन है, उसका लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम है तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। होमोजेनिटी कहने का मतलब यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ तभी ऐड कर सकते हैं अगर दोनों का डायमेंशन सेम है। तो सिमिलर डायमेंशन वाला फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बाबू। ठीक है, इसके साथ अगर हम इसको रीड करें, ये कहता क्या है, बोलता है कि गिवन फिजिकल रिलेशन इस डायमेंशनली, कोई भी रिलेशन है, कोई भी इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा अगर डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिलेशन आर सेम। मतलब कि एक एग्जांपल देते हैं ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बारे में बात किए थे। भी क्या है? हमारा वेलोसिटी है। भी हमारा वेलोसिटी है, इसको हम लोग लिख देंगे एल टी माइनस वन, ये हमको पता है। यहां पे u क्या है? ये भी हमारा एल टी माइनस वन। अब यहां पे एल टी माइनस वन है तो ये भी एल टी माइनस वन ही होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर डायमेंशनल जो हमारा फॉर्मूला है वो उसी को हम लोग आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडेड है मतलब सेम होना है। अब देख लेते हैं, ए है, ए का हमारा होता क्या है? एल टी माइनस टू होता है, और टी का क्या होता है? सिर्फ कैपिटल टी होता है। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू टी करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल टी माइनस वन। क्लियर? ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे बेस, इसको यूज करके ना हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट का जो हमारा जिसका डायमेंशन को पता नहीं है, उसको भी हम लोग इसको यूज करके निकाल सकते हैं। अगर बोल दे कि ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी,
करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल दे रहे हैं, कमेंट में जरूर कीजिएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि जैसे कि हमारे पास p प्लस ए बाई भी स्क्वायर है, ठीक है, और एक है v माइनस बी, ये हमारा अगर कांस्टेंट है, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, तो a और b का डायमेंशन क्या होगा ये आपको निकालना है। a और b का डायमेंशन क्या होगा, ये सवाल हम अपने तरफ से दिए हैं, ठीक ना। इसका जवाब हमको कमेंट में चाहिए, ठीक ना, जरूर कमेंट कीजिएगा a और b का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशंस को हम लोग यूज कैसे करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज करने का तीन तरीका है। पहला तरीका आपके सामने लिखा हुआ है कि डायमेंशनल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका भी अलग अलग तरह का यूनिट होता है। एक सीजीएस यूनिट होता है, एक एसआई यूनिट होता है, एक एमकेएस यूनिट होता है, एक एफपीएस यूनिट होता है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधी बात करेंगे। एक यूनिट है हमारा क्या, एक यूनिट का नाम है हमारा एसआई यूनिट और दूसरा यूनिट है हमारा सीजीएस यूनिट। एक इसको कन्वर्ट करके दिखा देंगे तो बाकी को आप खुद ब खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है या फिर कितना मीटर होता है, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको पता क्या होना चाहिए कि दो अलग अलग सिस्टम ऑफ जो हमारा यूनिट्स है उसका वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। जैसे कि एक फुट के बारे में बात किए ना, उसी तरह से एक पाउंड में कितना ग्राम होगा या फिर केजी होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जनरल फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिट ऑफ सिस्टम जो है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, उसको हम लोग लिखते हैं N1Q1, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, N1Q1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट है और N2Q2 ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये दोनों हमेशा सेम होगा। अब यहां पे एक चीज हम यहां बता दें, N1Q1 जो है ये हमारा यहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो Q1 है ये हमारा SI यूनिट को बता रहा है। Q1 किसको बता रहा है, SI यूनिट। मतलब कि Q1 में क्या आ जाएगा हमारा M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, ये हमारा SI यूनिट को बता रहा है। ठीक उसी प्रकार CGS यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो Q2 बताएगा। किसको बताएगा, Q2। तो Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 लिख सकते हैं, पावर A हो जाएगा। अब L2 लिख सकते हैं, पावर B हो जाएगा, और T2 लिख सकते हैं, पावर C। अब बोलोगे सर पावर तो सबका सेम लिखे हैं। बाबू सेम फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट अलग अलग है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का पावर्स तो सेम रहेगा ना, तो डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगा। हमको तो यूनिट कन्वर्ट करना है, तो यूनिट कन्वर्ट करना है तो डायमेंशन तो नहीं बदलेगा ना, इस बात का ध्यान रखना है। इसका डायमेंशन सेम रहेगा, इसलिए पावर्स दोनों का सेम है। बस यहां पे M1 रिप्रेजेंट कर रहा है SI को और M2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारा CGS को। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक ना। एक CGS है, मतलब कि अगर हम M2, अब इसको हम लिखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। जैसे कि हम यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं N1 इंटू डायमेंशन के फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, विच इज इक्वल टू N2 M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि जो हमारा M1 है ये हमारा क्या है, SI यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तरफ हम लिखते हैं, अब देखो यहां पे सवाल क्या है ये जान लो। सवाल हम यहां दे रहे हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। एग्जाम्पल ये सब बनाए हुए हो आप लोग, ठीक ना, किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम न्यूटन की बात करें तो SI यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा वो, और न्यूटन हमारा फोर्स का है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो हम यहां पे लिख देते हैं, वो MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा,
SI यूनिट के बारे में बात करेंगे तो M1 हमारा हो जाएगा 1 kg, ठीक है। L1 क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर, और T1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से यहां पे अगर हम CGS के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा M2 क्या हो जाएगा हमारा 1 ग्राम, L2 क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, और T2 क्या हो जाएगा वही 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, SI और CGS में हम इसको कन्वर्ट कर ले, डायमेंशन दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन हम यहां पे देखेंगे, ठीक ना। अब यहां पे क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। N1 का वैल्यू देखो यहां पे 1 दिया हुआ है, एक मिनट, N1 का वैल्यू यहां पे 1 दिया हुआ है, दिया हुआ ना यहां पे, इसीलिए CGS वाले SI वाले केस में हम यहां पे N1 का वैल्यू 1 लिख देते हैं, और यहां तो N2 निकालना है, जिसका आंसर यहां पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो कैसे निकालेंगे, N1 का वैल्यू 1 है, यहां पे N1 लिखेंगे, डायमेंशन लिख देते हैं M1 L T माइनस 2, ठीक है। L1 भी होगा T1 भी होगा, इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T2 का पावर -2। कोई दिक्कत। अब यहां पे N1 के बारे में बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, और M1 का वैल्यू कितना था 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। M1 का मतलब कितना 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। क्यों ग्राम लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ ग्राम ही आने वाला है। अब देखो L1 का हमारा क्या 1 मीटर, मतलब इंटू 100 सेंटीमीटर, L1 क्या है हमारा 1 मीटर है ना, दिख रहा है 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, इंटू यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या 1 सेकेंड का पावर -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए, दिस विल बी इक्वल टू N2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड का पावर -2। अब एक चीज ध्यान में देखिए, N2 का वैल्यू निकालना है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का पावर -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम कैंसिल होगा, ये सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ये सेकंड कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, यहां फाइनली जो बचेगा वो हमारा N2 का जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी 10 का पावर 5। कैसे आया 10 का पावर 5, यहां 3 जीरो यहां 2 जीरो, ठीक है, यहां 3 जीरो है और यहां पे क्या है 2 जीरो, यहां 5 लिख दिए। तो देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। कोई दिक्कत, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट। अब डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यह आपको क्लियरली पता चल गया, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमको डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना है कि हमारा जो डायमेंशन है, जो हमारा फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक ना। तो जैसे कि हम एक रैंडम सा 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक ना, उसमें से एक सही रहेगा एक गलत रहेगा, दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक हम रिलेशन लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोर्स के बारे में रिलेशन लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mv² बाई आर, ये एक रिलेशन है, पहला रिलेशन। इसका करेक्टनेस चेक करना है, ये करेक्ट है या नहीं, ठीक ना। ये भी हमारा जो है ना डायमेंशनल इक्वेशन का यूजेस में आएगा, ठीक है, कि डायमेंशनल रिलेशन या फिर जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसको कैसे यूज करेंगे, उसमें ये सारा चीज आएगा। और एक दूसरा सवाल हम देते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ओमेगा इंटू एक्सेलेरेशन, ये हमारा वेलोसिटी के बारे में हम बात किए हुए हैं। अब देखते हैं कौन सा रिलेशन सही है कौन सा रिलेशन गलत है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम यहां पे फोर्स का बात करेंगे तो यहां पे चेक करने के लिए, पहला क्वेश्चन को चेक करने के लिए इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा, देखो फोर्स का हमारा हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2, और यहां पे mv² बाई आर का जो डायमेंशन होगा वो MLT-1 का पावर 2 होल डिवाइडेड बाई L। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो ML²T-2 डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। यहां भी ब्रैकेट रख देते हैं, ये एक L कट जाएगा तो मिला जुला करके MLT-2। अब एक चीज देख रहे हैं कि यहां पे इसका रिलेशन और इसका रिलेशन क्या है, सेम है,
ये दोनों ही रिलेशन हमारा क्या है, सेम है, जिस कारण से ये हमारा जो रिलेशन है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्मूला सही है कि नहीं हम नहीं कह सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉर्मूला हमारा डायमेंशन करेक्ट है मतलब फॉर्मूला भी सही होगा, नहीं, इसका डायमेंशनल इक्वेशन सही है, क्या है, डायमेंशनली ये करेक्ट है। अब फॉर्मूला सही होगा वो डिपेंड करेगा वो फिजिकल रिलेशन पे, वो सिचुएशन पे, वो हमारा फिजिकल जो कॉन्सेप्ट है उस पर डिपेंड करेगा। ये सारा चीज पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि यहां पे जो हम बात करेंगे कि ये रिलेशन सही है कि नहीं, चलिए देखते हैं ना सही है कि नहीं। इसका अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, भी का हमारा हो जाता है L t-1, ओमेगा का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया LHS, ठीक है। अब यहां पे ओमेगा का हो जाएगा हमारा t-1, ठीक है, ओमेगा का हो जाएगा t-1 और एक्सलेशन का हो जाता है Lt-2, ठीक है, Lt-2। अब यहां पे a इंटू ओमेगा करेंगे या फिर ओमेगा इंटू ए करेंगे तो ये हमारा Lt-2 इंटू t-1, इसको सॉल्व करने पे आएगा Lt-3, ठीक है, ये वैल्यू आएगा। ये हमारा है RHS, क्या दोनों मिल रहा है क्या, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब ये नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशनली क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये तो डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। क्लियर ना, ये बात समझ में आ रहा है। तो करेक्टनेस चेक करने का जो तरीका है वो हमारा बेसिकली वो भी हमारा यूजेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस में आएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब है कि टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बेसिकली एक सवाल दिया रहेगा, बोलेगा ये इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना, तो उसके बीच का रिलेशन निकाल कर दिखाओ। तो चलो ना एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल हम लिखते हैं। ये सवाल देखना, सवाल ये है कि अब पेंडुलम, मतलब ये पेंडुलम कहना गलत होगा, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, द टाइम पीरियड लिख लेना, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा बाबू, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगा जिसको हम लोग स्मॉल एल कहेंगे। एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी कहेंगे। एंड मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब जो कि हो जाएगा हमारा स्मॉल एम। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन बिटवीन देम। तुरंत हम एक सवाल भी बना लिया आपके सामने। अब इस सवाल को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो हमारा लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। जो पेंडुलम का जो ये मूवमेंट हो रहा है वो जान रही है, पेंडुलम हमारा वो मान लो कि मूव कर रहा है। पेंडुलम जो हमारा मूव कर रहा है इसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। पेंडुलम जब मूव करता है, ठीक है ना, पेंडुलम के मूवमेंट में उसका लेंथ ध्यान में रखना है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ क्या ध्यान में रखना है, ठीक ना, आपका उसका मास ऑफ द बॉब डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक ना। ये रिलेशन बोला गया, तो हमको रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, ठीक ना। आसान कैसे है अभी देखो। सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पे लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ के बारे में बोला तो लेंथ का पावर ए लिख देते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी का पावर बी लिख देंगे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास का पावर सी लिख देंगे, ठीक ना। अब तीनों को एक साथ अगर कंबाइन करके लिखें तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर A, G का पावर B और M का पावर C, इस तरह से लिख दिए। अब टाइम डायमेंशन सबका हमको पता है, ठीक ना, राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। तो इसको उससे पहले हम लोग लिखेंगे T इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K, L का पावर A, G का पावर B और M का पावर C, ठीक ना। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, ठीक ना। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा T इज इक्वल टू
यहाँ के है, के का कोई डायमेंशन होगा क्या? एल का डायमेंशन लिखना है, जी का और एम का, ठीक है। तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, एल का डायमेंशन एल हो जाएगा, एल का पावर ए, जी का डायमेंशन हो जाएगा, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारा? एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन है ना, तो एल टी माइनस टू का पावर बी, और उधर हो जाएगा मास एम का पावर सी, ठीक। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो यहां सिर्फ टी है तो इसको हम लोग लिखेंगे एम जीरो है, एल जीरो है, टी वन है, दिस विल बी इक्वल टू, इसको और सजा के लिखेंगे तो यहां पे m का पावर c है, ठीक है, l का पावर यहां पे क्या है? a प्लस बी, यहां देखो यहां पावर a प्लस बी, ठीक है, और यहां पे t का पावर माइनस टू बी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है, कंपेयर करेंगे पावर्स ऑफ बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग powers of both side दोनों तरफ का पावर्स को जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, ठीक ना, तो हमारे पास c इक्वल टू आ जाएगा जीरो, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और माइनस टू बी इक्वल टू हो जाएगा वन, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो a का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई टू, मतलब b का वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a इज इक्वल टू वन बाई टू आ गया, a b c का वैल्यू निकल गया। अब बोलोगे ये पार्ट कैसे किए? देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ पे b का वैल्यू को हम पुट कर दे, b निकला हमारा, इसको हम इसमें पुट कर दिए तो ये रिलेशन आ गया, और ये रिलेशन आया तो यहां से a निकल गया, तो a b c का वैल्यू जैसे ही हमको पता चला तो देयरफॉर t इज इक्वल टू k इंटू m का पावर l का पावर क्या हो जाएगा? l हमारा l का पावर a था तो l का पावर हाफ हो जाएगा, g का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और m का पावर जीरो हो जाएगा। देयरफॉर t इज इक्वल टू k रूट अंडर l बाई जी, और एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू जो होता है वो हमारा 2 पाई के बराबर होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है, ठीक है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ये डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, ठीक ना, इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, अगर आप पूरे वीडियोस को देख लिए हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। अब आप तैयार हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको हम पहले भी बोले हैं, अभी बोल रहे हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। यहां पे एक सवाल है जो कि सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में पूछा गया। सवाल क्या कहता है इसको ध्यान से देखना है। सवाल कहता है यहां पे कि in the scattering of some elementary particles the scattering cross section sigma। अब scattering cross section sigma का बोला गया मतलब ये एरिया के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि सिग्मा क्या है? वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बोल रहा है, कितना पार्टिकुलर एरिया, कितना क्रॉस सेक्शन में वो स्कैटर किया, इट मींस वो एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो सिग्मा हमारा क्या है? एरिया इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टोटल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टोटल एनर्जी पे। एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक ना। एंड द फंडामेंटल कांस्टेंट एच, फंडामेंटल कांस्टेंट क्या है? एच है, और यहां पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा ऑन दीज क्वांटिटीज इज गिवन बाय। अब देखो सिग्मा का रिलेशन निकालना है इस तरह से कि सिग्मा का डायमेंशन हमको पता है वो एरिया के बराबर है, ठीक ना। तो एरिया, इन चारों में से कौन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हमको सबका यूनिट अगर लिख लेंगे तो डायमेंशन की भी बहुत समय जरूरत नहीं पड़ती है, पहले हम लोग यूनिट से चेक करते हैं, ठीक ना, क्योंकि डायमेंशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमेशा तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाना है हम लोग को। ऐसा थोड़ी है कि डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हम एमएलटी हमेशा करते रहेंगे, नहीं, हमको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक ना। कैसे दिमाग लगाएंगे वो देखो, जैसे कि अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h है, h का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है क्या? E बाई एच को हम लोग लिखते हैं E बाई न्यू, ठीक ना, इज इक्वल टू एच नहीं होता, E बाई न्यू होगा तो ये जूल सेकेंड हो जाएगा। क्या होता है? h का जूल सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का बात करेंगे तो c होता है मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का बात करेंगे तो ये होता है सिंपली जूल, ठीक है। अब यहां पे अगर हमको, अब देखो
हमको किसके इसका रिलेशन किससे लाना है, सिग्मा का। सिग्मा क्या होना चाहिए, सिग्मा है हमारा एरिया, सिग्मा क्या हमारा एरिया, और इसका यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर। अब इनको यूज करो इस तरह से कि मीटर स्क्वायर आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे मीटर स्क्वायर आएगा। देखो ये रूट है तो रूट में तो आने का चांसेस है नहीं, तो ए ऐसे ही गलत। इसका पावर 3/2 है तो ये भी गलत, इसका भी कोई चांसेस नहीं है। इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एच का वैल्यू लिखते हैं। एच का वैल्यू हमारा होगा जूल सेकेंड, ठीक ना। सी का वैल्यू होगा मीटर पर सेकेंड, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, जूल होगा। ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, जूल जूल कट जाएगा, ये मीटर आ गया। इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली अगर एच सी बाई ई का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा मीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो एरिया जो है, सिग्मा जो है, वो हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। कितना आसान था, ठीक ना। आपको चीजों को समझना है, तुरंत बना देना है, ठीक है। ये एकदम आसान सा सवाल तुरंत हम लोग सॉल्व कर दिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल की तरफ जाएंगे। इस सवाल को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ये इसको भी आप उसी तरह से यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन यहां पे बोला क्या गया है कि यहां पे एक्सप्रेशन फॉर टीपी निकालना है। एक्सप्रेशन फॉर क्या निकालना है, टीपी। अब ये टीपी क्या है, यहां पे जहां भी आपके पास टेम्परेचर का टर्म आएगा उसको आपको टीपी के टर्म्स में लिखना है। किसको, टीपी के टर्म्स में लिखना है, ये ध्यान में रखना है, टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर कहां से आएगा वो ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक ना। सबसे पहले हमारे पास एच है, एच को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच का यूनिट क्या होगा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एच का यूनिट क्या होगा, मतलब कि एक्सप्रेशन फॉर टीपी इज प्रोपोर्शनल टू, कौन सा टीपी के प्रोपोर्शनल है, ये कौन को, ये एक्सप्रेशन कौन सा जो है ना टीपी के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टेम्परेचर के बराबर कौन सा है। तो टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो चलो फिर से यूनिट से चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक बार बना लेते हैं इसको भी। उसी तरह से यहां पे हम पहले लिखेंगे क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट लिखेंगे हम लोग इसका, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक। पहले तो जी का लिखते हैं, ठीक ना। जी का यूनिट हो जाएगा क्या हमारा, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारा जी का आ गया। कोई दिक्कत, ये जी का हम लोग लिख लिया आराम से, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या हमारा एच का, एच के बारे में बात करेंगे तो एच हमारा हो जाएगा जूल के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक ना। अब जूल को जो है, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, तो जूल को जूल नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, ठीक ना। न्यूटन मीटर, जूल सेकंड होता है तो न्यूटन मीटर सेकंड लिखेंगे, ठीक है। अब क्यों ऐसा लिख रहे हैं आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद स्पीड ऑफ केबी भी है, केबी को क्या लिखते हैं हम लोग, केबी हमारा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो हमारा हो जाएगा क्या, केबी को हम लोग लिखते हैं हाफ केबीटी होता है हमारा एनर्जी, तो जहां जूल पर केल्विन होता है, तो जूल पर केल्विन मतलब न्यूटन मीटर पर केल्विन, यानी कि यहां पे पर टेम्परेचर टीपी यहां लिख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग केल्विन के जगह पे टीपी लिखेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। केल्विन के जगह पे क्या लिखेंगे, टीपी, या फिर आप इसको यहाँ पे केल्विन भी लिख सकते हैं। आपका फाइनली अगर कौन सा रिलेशन से सिर्फ केल्विन आ रहा है वो हमको चेक करना है, कौन सा रिलेशन से क्या आ रहा है, केल्विन आ रहा है, ये हमको पता चल गया। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, इन सारे रिलेशंस को इसमें बैठाइए, इसमें बैठाइए, इसमें बैठाइए, इसमें बैठाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये रिलेशन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जल्दी से चेक कीजिए, ठीक ना। चेक करने का तरीका, एच का वैल्यू हो जाएगा क्या हमारा, एन एम एस इंटू सी का पावर 5, मतलब कि एम का पावर 5 इंटू इंटू नहीं, यहां पे हो जाएगा क्या, पर सेकंड का पावर 5, ऐसा होगा, होल डिवाइडेड बाई केबी है, केबी हो जाएगा हमारा न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे जी का वैल्यू है, जी भी हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो आपके पास जो फाइनल टर्म आएगा, देखो ये केजी भी कैंसिल होगा किसी एक न्यूटन के साथ, कैसे, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये न्यूटन इस न्यूटन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और यहां से जो न्यूटन है यहां से भी एक केजी आएगा। इसको सॉल्व जब आप फाइनली करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो हमारा फाइनली बचेगा क्या, वो केल्विन के टर्म्स में बचेगा। किसके टर्म्स में बचेगा, केल्विन। यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे केबी था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट करोगे
तो ये सारा टर्म जो है कट जाएगा, ये के स्क्वायर फाइनली बचेगा विथ रूट विच इज इक्वल टू के, और जो कि हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार चेक कर लो, चेक करके कमेंट में बताना कि क्या सही में हमारा ए आया या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रीवियस ईयर का दो जो क्वेश्चन करा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।